ईद का चांद नजर आ गया था। सब लोग चांद देखने के लिए अपने घरों की छतों पर आए हुए थे। लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वो अब कुर्बानी के लिए बकरा, दुम्बा, गाय और ऊंट खरीद कर आएंगे। बेगम, आपको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा बैल बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ईद पर अच्छी कीमत पर बेचूंगा। तुम लोग कौन हो? तुम मुझे जंगल के नहीं लग रहे। जी सरदार जी, हम इस जंगल के नहीं हैं, बल्कि हमें गुरु दादा ने भेजा है। वो कल आ रहे हैं। क्या गुरु दादा कल आ रहे हैं? जाओ गांव से 3-4 इंसान पकड़ कर लाओ। गुरु दादा को उनका मगज बहुत पसंद है और ये कुर्बानी के जानवर भी मार कर गुरु दादा के लिए गोश्त का इंतजाम करो। एक वक्त का किस्सा है। मिंटूपुर गांव में मीठे नाम का धोबी अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। मीठे ने अपने घर में एक बकरा पाला हुआ था, ये सोचकर कि ईद पर वो उसे अच्छे दामों बेचेगा। मीठे की गांव के करीब नहर के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। और मीठे, ये कपड़े पकड़ो और इन्हें अच्छे से धोई, जरा भी बैल नजर ना आए इसमें। आंटी जी, पहले कभी आपको शिकायत मिली है कपड़ों के बारे में जो ऐसी बात कर रही हो? आंटी किसको बोला? तेरी छोटी बहनों की तरह हूँ, बाजी बोल। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी होनी भी नहीं है, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता नहीं मिलता बल्कि कब्रिस्तान का पता मिलता है। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझसे जबरदस्ती करेगा? मैं तेरे से कपड़े धुलवाती ही नहीं हूँ, मैं किसी और से धुलवा लूंगी। हाँ हाँ, धुलवा ले किसी और से। मरे नहीं जा रहा है तेरे बदबूदार कपड़े धोने के लिए। मीठे की जबान दराजी की वजह से बहुत कम लोग उससे कपड़े धुलवाते थे और उसके मुकाबले में लोग बिट्टू धोबी से अपने कपड़े धुलवाना पसंद करते थे। बिट्टू मेरे कपड़े धो देगा। वो बेटा बगैर तो बहुत बदतमीज है। अब मैंने उससे कपड़े नहीं धुलवाने। बाजी, मैंने आपको पहले भी मना किया था, उससे कपड़े मत धुलवाया करो। वो एक तो कपड़े अच्छे नहीं धोता और आगे से लोगों से बदतमीजी भी करता है। बिट्टू, तूने मुझे बाजी बोलकर बहुत खुश कर दिया। आज के बाद मैं तेरे से कपड़े धुलवाऊंगी। बिट्टू की कामयाबी की वजह ये भी थी कि उसकी बीवी काम में उसका हाथ बटाती थी और ऊपर से बादशाह के दरबार से कपड़े भी बिट्टू के पास ही आया करते थे। वो बादशाह बहुत अच्छी तबीयत का इंसान था और गांव के लोगों की बहुत मदद करता था। उस गांव से बहुत दूर एक जंगल जहां बहुत सारे जंगली लोग रहते थे, उन लोगों का एक सरदार भी था। ये जंगली लोग गोश्त खाना बहुत पसंद करते थे। हाँ, गोश्त तैयार हो गया है, बहुत भूख लग रही है। जी मालिक, बस गोश्त तैयार होने वाला है। बहुत मुश्किल से आज हिरन का शिकार किया है, उसी का गोश्त तैयार हो रहा है। हाँ, हमें हिरन का गोश्त बहुत पसंद है, जल्दी तैयार करो, हम मजे लेकर खाना चाहते हैं। जी जी मालिक, जैसे तैयार होता है मैं इसकी आंतरियां सबसे पहले आपको खिलाता हूँ। एक दिन मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होता है कि उसका दोस्त आता है। अरे मीठे, तू तो बिल्कुल वेला खड़ा है। तेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं है और उस मोटे बिट्टू के पास तो सारे लोगों का रश लगा है और बादशाह सलामत के सारे कपड़े भी वही धोता है। यार, एक दफा बादशाह सलामत के घर का काम मिल जाए ना तो मेरे मजे हो जाएंगे। कपड़ों को डंडे मार मार के धोकर बादशाह सलामत से खूब पैसे बटोरूंगा। मीठे, उसके लिए तुझे बादशाह सलामत की नजर में बिट्टू को बदनाम करना पड़ेगा। हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। लोगों को बदनाम करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और ये काम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब भी आ गई है। शाम में मीठा अपने घर आ जाता है। और मीठे, ये बकरा तूने मारने के लिए खरीदा है? ये लकड़ी का बकरा नहीं है, इसे कुछ खिला भी दिया कर। और बेटा, ये तुझे तो ठीक से खिलाता नहीं है तो बकरे को क्या खाक खिलाएगा? बस हो गई तुम दोनों की री राना शुरू। एक तो पहले ही दिमाग घुमा हुआ है और ऊपर से तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं होती। ये बता क्या बना रही है? बहुत भूख लग रही है। मीठे, उल्लू बना रही हूँ, खड़ा तो बता। तू उल्लू किसी और को बनाई। और मेरी बात सुन, और बिट्टू की बीवी को देखा है वो कैसे उसके काम में हाथ बटाती है? वो हाथ बटाती हो बेगी, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, मेरे से ये कपड़े कुपड़े नहीं धुलते। मैं खाना बना के तेरे पेट में डाल देती हूँ, यही बहुत है। खाना तो खा, वरना लोगों के कपड़े डंडे मार मार के धो। तो मेरी बात सुन, ये बकरा मैंने ईद पर बेचने के लिए खरीदा है। ईद पर ये अच्छी कीमत पर बिक जाएगा। अगर तूने पैसे लेने हैं तो इसे लोगों के खेतों से चारा खिलाकर बड़ा कर। अगर ये नहीं
नहीं करती तो ये बकरा मरता है तो मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अब सोने जा रहा हूँ। जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे उठाकर खिला दी। मैंने खाना खाकर दोबारा सोना है। ओ बेटे, खाना खाकर सोएगा तो गैस हो जाएगी। होने दे सासू माँ, गैस होने दे। गैस के साथ ख्वाब बहुत जबरदस्त आते हैं और आज ख्वाब में मैंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी करनी है। ये कहकर मीठा अंदर चला जाता है। नसीबो, वैसे कसम से तेरी पसंद पे भी मैं हैरान हूँ। तेरी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था जो तूने इससे पसंद की शादी कर ली। अम्मा ना याद करवाया कर मुझे वो दिन, कसम से मेरी आंखों पर पर्दा आया हुआ था। मुझे लगता था इसके बाद दुनिया में लड़कियां आना बंद हो जाएंगे। चल छोड़, अब जो हो गया तो हो गया। तू बकरे को लोगों के खेतों से चारा खिलाना शुरू कर। ये बिकेगा तो ईद पर तेरे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। अम्मी जान, ये एक नंबर का मलूस इंसान है। ये ईद पर बकरा बेच देगा मगर मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। वहाँ बिट्टू दोस्त के साथ अपनी दुकान पर होता है। अरे यार, मैंने धोबी गिरी से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। मैं चाहता हूँ मैं एक बैल का बच्चा खरीद लाऊं ताकि उसे पाल कर ईद पर बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं। बिट्टू, साथ वाले गांव में एक बाबा है, उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल के बैल का बच्चा है। अगर तू उसे पाले तो वो ईद पर बहुत अच्छी कीमत पर बिकेगा। यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। चलो फिर अभी उस बाबा के पास चलते हैं और उनसे वो बैल का बच्चा खरीद कर आते हैं। बिट्टू और उसका दोस्त वो बच्चा खरीदने के लिए निकल जाते हैं और उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उसके पास काफी सारे जानवर होते हैं। अरे अंकल, आपके पास तो काफी अच्छी नस्ल के जानवर हैं। क्या ये सब आपने बेचने के लिए रखे हैं? हाँ बेटा, ये सब जानवर मैंने बेचने के लिए ही रखे हैं। तुम्हें कौन सा जानवर चाहिए? अंकल, मुझे सिब्बी नस्ल के बैल का बच्चा खरीदना है। मैं उसे बड़ा करके ईद पर बेचना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास एक बच्चा है लेकिन वो 1 लाख रुपए से कम का नहीं बेचूंगा। अरे अंकल, ये तो बहुत महंगा है। बेटा, ये कोई आम नस्ल नहीं है। ये बच्चा जब ईद पर तैयार हो जाएगा तो 40-50 लाख से कम का नहीं बिकेगा। अंकल, वो बात तो ठीक है लेकिन कुछ तो कम करो। तुम मुझे 90,000 दो और ये बच्चा ले जाओ। बिट्टू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 90,000 में उससे वो बच्चा खरीद कर ले जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलता है और बिट्टू के घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो बैल का बच्चा है। लगता है ये भी इसे ईद पर बेचने के लिए लाया है। खैर मुझे क्या, मैं जो काम करने आया हूँ वही करता हूँ। फिर मीठा वहाँ पड़े बादशाह के कपड़ों पर रंग डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बिट्टू अपनी दुकान पर होता है तो बादशाह का मुलाजिम आता है। हाँ बेटो, बादशाह सलामत के कपड़े धुल गए हैं। जी जी भाई साहब, सारे कपड़े धुल गए हैं, आप ले जा सकते हो। फिर वो मुलाजिम सारे कपड़े ले जाता है। बादशाह जब कपड़े देखता है तो सब कपड़ों पर दाग होते हैं। ये क्या, ये तो बिट्टू ने हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। हम तो इसे अच्छा धोबी समझते थे लेकिन ये तो बहुत गंदा निकला। मालिक, मुझे भी नहीं पता था कि ये आपके सारे कपड़े खराब कर देगा। बिट्टू को दरबार में हाजिर करो, हम इसे बेचना चाहते हैं। मुलाजिम गुस्से में बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ उनके पास। भाईजान, बादशाह सलामत ने मुझे खैर से बुलाया है। एक तो बादशाह सलामत के सारे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से सवाल कर रहे हो। क्या मतलब भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो बादशाह सलामत के कपड़े बहुत अच्छे से धोए थे। तो चलो चलकर खुद देख लो। बिट्टू उसके साथ चल पड़ता है और जब दरबार में पहुंचता है तो खुद भी देखकर हैरान रह जाता है। ये तुमने हमारे कपड़ों का क्या हाल कर दिया है? बादशाह सलामत, मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से धोए थे। अपना मुंह बंद करो, एक तो कपड़े खराब कर दिए ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तभी मीठा भी वहाँ पहुँच जाता है। बादशाह सलामत जान की अमान, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, मैं भी एक पाए के कपड़ों का डॉक्टर हूँ, बहुत ही महारत के साथ कपड़े धोता हूँ। इस मोटे ने तो आपके सारे कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपके कपड़े धो दिया करूँगा। हाँ ठीक है, हमें वैसे भी पाए के धोबी की जरूरत है क्योंकि आज के बाद हम बिट्टू से अपने कपड़े नहीं धुलवाया करेंगे और इसकी यही सजा है कि इसकी दुकान को भी तोड़ दिया जाए और मीठे हाथ से तुम हमारे कपड़े संभालोगे। बादशाह बिट्टू की एक बात नहीं सुनता। बेटा, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अम्मी जान, पता नहीं कौन बादशाह सलामत के कपड़ों पर रंग
रंग डाल गया। इस बात पर बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरा काम बंद करवा दिया। हाय बेटो, ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारी तो रोजी रोटी का यही जरिया था। हाँ बेगम, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इस बैल के बच्चे को कैसे पालेंगे। बेटा तू फिक्र मत कर, जो नसीब में लिखा था वही होगा। अब से हम खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन इस बैल के बच्चे को अच्छी खुराक खिलाकर ईद के लिए तैयार करेंगे। हो सकता है इस बच्चे के बिकने पर हमारे सारे नुकसान पूरे हो जाएं। ठीक है अब्बू जान, हम ऐसा ही करते हैं। मैं इस बच्चे के लिए दूध और मक्खन का इंतजाम करके आता हूँ। बिट्टू दूध और मक्खन लेने चला जाता है और वहाँ मीठा अब बहुत खुश होता है कि उसे बादशाह के दरबार का काम मिल गया है। वाह मीठे, आखिर तेरी चाल काम कर गई और तुझे बादशाह सलामत के दरबार का काम भी मिल गया। अरे दोस्त, मीठा नाम है मेरा। लोगों को धोखा देना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। वहाँ बिट्टू भी उस बच्चे को दूध और मक्खन खिलाना शुरू कर देता है और अपना पेट काट कर उसकी खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस तरह महीनों गुजर जाते हैं और बकरा ईद का चांद नजर आ जाता है। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर चांद देख रहे होते हैं। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है। अब हम कल से ही जानवर खरीदने के लिए मंडी जाया करेंगे। हाँ भाई, मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। जानवर खरीदने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। भाई इस बार आपने बहुत अच्छी नस्ल का जानवर खरीदना है, ताकि मैं अपनी सारी दोस्तों में सर फख्र से बुलंद करके बता सकूं कि हमारा कुर्बानी का जानवर सबसे महंगा और खूबसूरत है। मीठे मेरे जानू, ईद का चांद नजर आ गया। तूने वादा किया था बकरे को बेच के जो पैसे आप देंगे वो सारे तू मुझे दे देगा। आप मीठे अपना वादा ना भूली। नसीबों ने लोगों के खेत से बकरे को चारा खिला कर लोगों के खेतों का कबाड़ा निकाल दिया है। अब तू बकरे को इतना महंगा बेच के जो खरीदे उसका कबाड़ा निकल जाए, और सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख। मैं उन पैसों का पंखा बढ़ा के उनकी खुशबू ले लेके सौंपूंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा लालची ना बनो, मैं बकरे को बेचकर पैसे दे दूंगा। वहाँ बिट्टू का बछड़ा भी अब कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत खूबसूरत और कद आवर होता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो लोग गाय मंडी का रुख करते हैं। वहाँ पर हर तरह के जानवर मौजूद होते हैं। अरे ये बैड़ा तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी का सौदा बना लूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छा बैड़ा है, चलो इसी का सौदा बनाते हैं। जी भाई साहब, क्या मांग रहे हो इस बैड़े का? भाई मैं इस बैड़े के 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 2 लाख? भाई बैड़ा 2 लाख के हिसाब से तो कीमत में बहुत मुनासिब है। हाँ भाई, हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर साल इन पर मेहनत करके पालते हो। हम ये बैड़ा आपसे 2 लाख रुपए में खरीद लेंगे। अरे वाह, मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसे ग्राहक मिले हैं जिन्होंने कोई बहस नहीं की, और मैंने भी आपसे इस बैल के ज्यादा पैसे नहीं मांगे। 2 लाख रुपए दो, ये बैल ले जाओ। फिर वो उसे 2 लाख रुपए देकर बैल खरीद कर ले जाते हैं। वहाँ जंगल में सरदार बहुत परेशान होता है। नालायक हो तुम लोग, इतने दिन गुजर गए हैं, हमें तुमने गोश्त ही नहीं खिलाया। अरे मालिक क्या करूं, जंगल में सारे जानवर ही खत्म हो गए हैं। ना बंदर है, ना लोमड़ है, ना घोड़ा, गधा, हिरन। अब तो मुझे लग रहा है हमें सब्जियां ही तोड़ तोड़ कर खानी पड़ेगी। नहीं, हमें सब्जियां पसंद नहीं है, हम तो गोश्त ही खाएंगे। सरदार जी जिद न करो, जब है ही नहीं जानवर तो कहाँ से लेके आए हम गोश्त। अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो मैं अपनी रान का गोश्त आपको खिला देता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम भी कुएं के मेंढक बने हुए हो, निकलो जंगल से बाहर और इंसान के गांव में जाओ और हमारे लिए गोश्त का बंदोबस्त करो। और अगर तुम गोश्त ना लेकर आए तो अब मैं सच में तेरी रान का गोश्त खाऊंगा। मालिक ये आप क्या कह रहे हो? सुना ना, जाओ और गोश्त लेकर आओ। वो जंगली वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर सोचने लगते हैं। ये अब सरदार को गोश्त कहाँ से ला कर दूँ? ये तो बहुत बड़ा गोश्तखोर बना हुआ है, अगर इसे गोश्त न ला कर दिया तो ये मेरी रान का गोश्त खा जाएगा। तो और कर तू सरदार को अपनी रान के गोश्त की ऑफरें, वो अगर गोश्त न खाए तो बेहोश हो जाता है, वो भी तेरी रान का गोश्त नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करे, कोई हल निकाल। अब हमें जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा और इंसानों के गांव में जाना पड़ेगा, वहाँ हर तरह का जानवर मौजूद होगा।
पागल तो नहीं हो गया? वो हम जंगलियों को देखते ही मार देंगे, वो हमारे दुश्मन हैं। अब इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है, वरना भाई अपने रान का गोश्त तैयार करके सरदार को पेश कर दे। नहीं नहीं, हम आज रात को ही जंगल से निकलकर लोगों के गांव में जाते हैं। वहाँ वो लोग खुशी खुशी बैल को लेकर घर पहुँच जाते हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बैल लिया है आपने। तुम्हें पसंद आया है ये बैल? हाँ भाई, मुझे बहुत पसंद आया है ये बैल। फिर जब रात होती है तो जंगली जंगल से निकलते हैं और उस गांव में आ जाते हैं। वो थोड़ा आगे आते हैं तो उन्हें वही बैल नजर आ जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा बैल मिल गया, अपने तो मजे हो गए। हाँ ना, अब सरदार जी बहुत खुश हो जाएंगे इसका गोश्त खाकर। चलो अब टाइम जाया नहीं करते, इसे खोल कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उस बैल को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं और वापस जंगल में पहुंच जाते हैं। सरदार वो बैल देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे लिए बैल ले आए हो, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इसका गोश्त तो पूरे महीने चलेगा, मैं तो खूब पेट भरकर इसका गोश्त खाया करूँगा। जी जी सरदार साहब, ये बैल हम अपनी जान पर खेल कर लेकर आए हैं। आप भी इसका गोश्त खाना और हम सब जंगली भी इसका गोश्त खाएंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो लोग देखते हैं कि उनका बैल मौजूद नहीं है। ये हमारा बैल कहाँ चला गया? रात तो हमने इसे यहीं पर बांधा था। भाई कहीं वो बैल वापस मंडी में अपने मालिक के पास तो नहीं चला गया? हाँ, हो सकता है वो अपने मालिक के पास वापस चला गया हो। आप दोनों को मंडी जाकर देखना चाहिए। वो दोनों मंडी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी हलचल शुरू हो जाती है। मुलाजिम, कुर्बानी में अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। आज से ही मंडी में जाकर जानवर देखना शुरू करो। हमने इस ईद पर बहुत बड़े बैल की कुर्बानी करनी है। जी मालिक, जो हुक्म आपका। हम अभी मंडी जाते हैं और जानवर देखना शुरू करते हैं। ये कहकर बादशाह के मुलाजिम मंडी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ वो आदमी मंडी में उस व्यापारी से बहस कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना तुम्हारा बैल यहाँ पर नहीं आया, जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। हमसे गलत बयानी मत करो। अगर बैल तुम्हारे पास नहीं आया तो फिर हमारा बैल कहाँ चला गया? तभी वहाँ पर बादशाह के मुलाजिम भी पहुँच जाते हैं। क्या हो गया, तुम इतना लड़ क्यों रहे हो? भाई साहब, हमने कल इस व्यापारी से बैल खरीदा था और घर लाकर बांध दिया, लेकिन जब हम सुबह उठे तो वो बैल मौजूद नहीं था। वो जरूर इसके पास वापस आ गया है। ये झूठ बोल रहे हैं, बैल मेरे पास वापस नहीं आया। मैंने तो इन्हें बेच दिया था, मेरा उस बैल से कोई ताल्लुक नहीं। चुप हो जाओ तुम लोग, अब इसका फैसला बादशाह सलामत ही करेंगे। तुम चलो हमारे साथ बादशाह सलामत के दरबार में। वो दरबार में पहुंच जाते हैं और अपना मसला बयान करते हैं, जिसे सुनकर बादशाह को भी परेशानी होती है। व्यापारी कह रहा है बैल वापस नहीं आया उसके पास, और तुम कह रहे हो कि बैल व्यापारी के पास चला गया है। आखिर हम यकीन करें भी तो किस पर करें? बादशाह सलामत ये मुझसे बैल खरीद कर ले गए, मेरे पास इस बात का सबूत है, लेकिन इनका बैल वापस मेरे पास आ गया। इस बात का क्या सबूत है इनके पास? हाँ, बात में तो तुम्हारी वजन है। बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास इस बात का कि बैल व्यापारी के पास वापस चला गया है? नहीं बादशाह सलामत, इस बात का हमारे पास सबूत तो कोई नहीं है। इससे साबित होता है कि तुम्हारा बैल इस व्यापारी के पास नहीं है। अब तुम्हारा बैल कहाँ है, इसकी खोज हम करेंगे। मुलाजिम, इसका बैल भी ढूंढो और अपने लिए कुर्बानी के लिए कच्चा जानवर भी खरीदो। वहाँ मीठे का दोस्त मीठे के पास आता है। मीठे, मैं तेरा बकरा अच्छी कीमत पर बिकवाता हूँ, मुझे 10,000 रुपए कमीशन देगा। अगर तूने ये बकरा 90,000 का बिकवा दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपए कमीशन दूंगा। अरे वाह मीठे, मेरे पास एक ग्राहक है, मैं भी उसको तेरे पास लेकर आता हूँ। कम्मू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उस ग्राहक को लेकर आता है। वाह वाह कम्मू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बकरा तो बहुत जबरदस्त है। जी भाई साहब, इस बकरे में बहुत सारी खसूसियात हैं। ईद वाले दिन आपको इसे गिराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद ही लेट जाएगा। बस आप इसके ऊपर छुरी फेर देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया बकरा है। कीमत तो बताओ ना इसकी यार। भाई ये 1,10,000 रुपए का है। ओ भाई, 1,10,000 रुपए का क्या हिसाब होता है? सीधे सीधे 1,00,000 रुपए लो और ये बकरा दे दो मुझे। भाई अब मैं आपके साथ क्या बहस करूं? चलो
चलो लाओ 1 लाख रुपया दो और ये बकरा ले जाओ। वो उससे 1 लाख में बकरा खरीद कर ले जाता है। मीठे देखा ना मैं क्या मस्त ग्राहक तेरे पास लेकर आया था, ला मेरे 10,000 रुपए कमीशन वाले दे दे। ओ हेलो, तू तो सिर्फ ग्राहक लाया था। इस बकरे की खूबियाँ बताकर तो उसे 1 लाख रुपए के लिए मैंने पटाया था, इसलिए इन पैसों में तेरा कमीशन नहीं बनता। मीठे ये तू ठीक नहीं कर रहा, तेरे बकरे की कीमत 80,000 से ज्यादा नहीं थी। मेरे ग्राहक ने इतना महंगा खरीदा है तेरा बकरा, चुप करके मेरा कमीशन दे दे। नहीं देता मैं तेरा कमीशन, जा जा जो करना है कर ले। कम्मो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो ग्राहक अपने बकरे को घर के बाहर बांध देता है और आदमी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। भाई हमारा बैल कहाँ है? आप वापस क्यों नहीं लेकर आए? आ जाएगा हमारा बैल भी वापस। बादशाह सलामत ने इसका जिम्मा खुद लिया है, वो हमारा बैल हमें जरूर वापस करेंगे। बादशाह के मुलाजिम जंगल में जानवर खरीदने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानवर भी पसंद नहीं आता। वो मायूस होकर वापस दरबार में आ जाते हैं और बादशाह को बता देते हैं। मुझे हैरत है तुम्हें कुर्बानी का कोई अच्छा जानवर ही नहीं मिल रहा। बादशाह सलामत जानवर तो मंडी में बहुत हैं, लेकिन जिस तरह का आप चाह रहे हो उस तरह का मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी कुर्बानी में 9 दिन बाकी हैं। इस टाइम में हमें मंडी में कोई न कोई अच्छा जानवर मिल जाएगा। तुम अब उस बैल को ढूंढो जो गांव वालों का चोरी हुआ है, मैंने उन्हें जबान दी है। ठीक है बादशाह सलामत, हम बहुत जल्द उस बैल और चोर को ढूंढ लेंगे। वहाँ सरदार अपने जंगली मुलाजिम को कहता है, चलो ऐसा करो, इसकी एक टांग काट कर उसे आग पर सेक कर मेरे सामने पेश करो। आज इसकी पूरी रान हड़प करूंगा। सरदार जी अगर इसकी टांग काटी तो ये मर जाएगा और बाकी का गोश्त खराब हो जाएगा। नहीं, ये मरना नहीं चाहिए। अगले हफ्ते जंगल में फेस्टिवल है, हमारे बड़े गुरु दादा आएंगे, बाकी गोश्त हम उस दिन खाएंगे। सरदार जी हम एक काम करते हैं, ये बैल हम अगले हफ्ते फेस्टिवल के लिए रख लेते हैं और हम आज रात को दोबारा गांव जाकर कोई और जानवर उठा लाते हैं। तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? नहीं नहीं सरदार जी, मैं आपके लिए हिरन मार कर आया हूँ, बहुत मुश्किल से मिला है मुझे। समझ लो ये आखिरी हिरन था इस जंगल में है। चलो फिर मेरे आज के खाने का इंतजाम तो हो गया है, हम सब आज हिरन ही खाएंगे, लेकिन तुम दोनों आज गांव जाओगे और वहाँ से कोई और जानवर लेकर आओगे। इस बैल को हम अगले हफ्ते फेस्टिवल के लिए जिंदा रखते हैं। वहाँ कम्मो अपने घर पर गुस्से में बैठा होता है। ये मीठे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। बल्कि मैं अभी बादशाह सलामत के पास जाता हूँ और इसकी असलियत इन्हें बता देता हूँ। कम्मो बादशाह सलामत के पास पहुँच जाता है और उन्हें मीठे की सारी असलियत बता देता है, जिससे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है, हमने बिट्टू की एक बात नहीं सुनी और उससे काम वापस ले लिया। मीठे को पकड़कर कैद खाने में बंद कर दो। पहले तो मैंने उसकी बात सुन ली थी, पर अब उसकी एक नहीं सुनूंगा। जाओ और हमारे हुक्म पर अमल करो। हमें जान मैंने कहा था ना ये लालची बनता है, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तो यहाँ के मत्थे पे रख लेगा। देखो कैसे पैसों पर सांप की तरह बैठ गए। मीठे काश में अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेती, कम से कम ये इस बकरे को लोगों के खेतों से चारा खिला खिला कर हलकान तो न होती। तुम दोनों की तर बंद हो गई है या नहीं? 1 लाख रुपए है मेरे पास, ज्यादा मेरे आगे जबान चलाई तो 1 लाख रुपए में दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तुम मीठे से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। ना मीठे मेरे ऊपर सोता न लेके अभी हो, ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते बिंगी। वो बातें कर रहे होते हैं कि बादशाह के सिपाही आ जाते हैं। मीठे तेरा कम्मू दरबार में आया था और उसने बादशाह सलामत को सब बता दिया है कि तूने बिट्टू के घर जाकर बादशाह सलामत के कपड़ों में रंग डाला था। अरे नहीं भाई, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कमीशन नहीं दिया था, इसलिए वो मुझे फंसा रहा है। तू अपना मुंह बंद कर, बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुझे कैद खाने में बंद कर दिया जाए। कर दो इसे, कैद खाने में बंद कर दो। इसने बकरा बेच के मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन खुद पैसों पर सांप बन के बैठ गया और ऊपर से मेरे ऊपर सुत्तन लाने की बात कर रहा है। नसीबो ये तू ठीक नहीं कर रही। तू 1 लाख रुपए याद दे और बादशाह सलामत की जेल में सड़ सड़ के जिंदगी गुजार। वो मीठे को ले जाते हैं। मिल
गई अम्मी जान, मुझे मेरा हक मिल गया, अब हम मजे की जिंदगी गुजार बेबेंगे। वो मीठे को लाकर बंद कर देते हैं और दोबारा चोरी हुआ बैल ढूंढने निकल जाते हैं। फिर जब रात होती है तो वो जंगली दोबारा गांव में दाखिल होते हैं तो वो उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जिसने मीठे से बकरा खरीदा था। वाह, ये बकरा तो बहुत अच्छा है। आज हमारे हाथों इस बकरे का शिकार लिखा था, इसको अपने साथ ले चलते हैं। वो उस बकरे को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बादशाह बहुत उदास होता है। बादशाह सलामत, आप इतना उदास क्यों हैं? मुझसे आपकी उदासी नहीं देखी जा रही। क्यों उदास ना हूँ? ना तो हमें कुर्बानी का जानवर मिल रहा है और ना वो चोरी वाला बैल मिल रहा है, और ऊपर से मैंने बिट्टू से काम भी छीन लिया था जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। बादशाह सलामत, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिट्टू के साथ तो वाकई ज्यादती हुई है। मैं तो कहता हूँ उसके पास चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक बात की है। इस तरह मैं उससे माफी मांगकर सुकून में आ जाऊंगा। चलो अभी उसके पास चलो। वो दोनों जब बिट्टू के घर पहुंचते हैं तो वहाँ बैल देखकर हैरान रह जाते हैं। बादशाह जैसा बैल ढूंढ रहा था ये वैसा ही बैल था। बादशाह सलामत, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे कह दिया होता मैं आपके पास आ जाता। बिट्टू, अगर मैं तुम्हें बुला लेता तो मुझे ये बैल कैसे मिलता? मैं तो बिट्टू तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। कैसी माफी बादशाह सलामत? बिट्टू, बादशाह सलामत को पता चल गया है कि बादशाह सलामत के कपड़ों पर मीठे ने रंग डाला था और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। हाँ बिट्टू, मैंने मीठे को कैद कर दिया है। अब मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे नहीं बादशाह सलामत, आपको हकीकत का पता चल गया है, यही काफी है। अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर बिट्टू, मुझे तुमसे एक गिला है। तुमने इतना बड़ा बछड़ा पाला हुआ है और हमें बताया ही नहीं। हमारे मुलाजिम तो मंडी में ऐसा जानवर ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। बादशाह सलामत, मैंने इसे बहुत नाजों से पाला है। मैं खुद भूखा रहा हूँ मगर इसे खिलाया है। तभी तो ये इतना कदावर और खूबसूरत बन गया है। तुम्हें इस मेहनत का हक मिलना चाहिए। मैं तुमसे ये बछड़ा कुर्बानी के लिए 50 लाख का खरीदूंगा। बताओ मंजूर है? हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल मंजूर है। हमारी तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है बिट्टू, 50 लाख में ये बछड़ा मेरा हुआ। तुम कुर्बानी से ठीक एक दिन पहले दरबार में इसे ले आना और 50 लाख रुपए ले जाना, और अब से तुम दरबार में दोबारा कपड़े धोया करोगे। ठीक है बादशाह सलामत, मुझे मंजूर है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब दरबार में पहुँचते हैं तो वही आदमी खड़ा होता है। बादशाह सलामत, कल मेरे बेटे से बकरा खरीदा था लेकिन रात में चोरी हो गया। क्या तुम्हारा भी जानवर चोरी हो गया? ये आखिर मसला क्या है? ये जानवर कौन चोरी कर रहा है? बादशाह इस बढ़ती हुई चोरी की वजह से बहुत परेशान होता है। उसी रात वो जंगली आकर बिट्टू का बछड़ा भी ले जाते हैं। बिट्टू परेशान बादशाह के पास पहुंचता है तो बादशाह सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। ये आखिर हो क्या रहा है? वो शातिर चोर आखिर है कौन जिसका पता ही नहीं लग पा रहा? बिट्टू, हमने उसी बैल की कुर्बानी करनी है। मुलाजिमों, अपनी तलाश तेज कर दो और जल्द से जल्द सारे जानवर और चोर को हाजिर करो। बिट्टू, तुम घर जाओ, हम इससे पहले ही सारे जानवर और चोर को पकड़ लेंगे। बिट्टू अपने घर वापस आ जाता है। हाँ बेटा, बादशाह सलामत ने क्या कहा? अरे बेगम, मैं वहाँ गया था तो मुझे पता लगा कि सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि गांव के और लोगों के जानवर भी चोरी हुए हैं। इसका मतलब चोर हमारे गांव का ही कोई बंदा है जिसे हमारे सारे भेदों का पता है। अब्बू जान, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैं मंडी के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ और जो लोग जानवर खरीद कर लेकर जाएंगे तो चोर जरूर उन जानवरों को रात को चोरी करने आएगा। इस तरह मुझे चोर का पता लग जाएगा। हाँ बिट्टू, तुम अभी मंडी जाओ और नए खरीदार पर नजर रखो। बिट्टू मंडी के पास आकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब कोई ग्राहक जानवर खरीद कर ले जाए। तभी एक आदमी वहाँ से एक दुम्बा खरीद कर ले जा रहा होता है। बिट्टू उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक
पहुंच जाता है। बिट्टू फैसला करता है कि वो आज रात यहीं छुपकर चोरों का इंतजार करेगा। वहाँ सरदार बहुत खुश होता है कि उसके पास इतने बड़े बड़े जानवर आ गए हैं। ये काम तो बहुत अच्छा है। इस तरह हम सब जंगलियों को कभी गोश्त की कमी नहीं होगी। लेकिन तुम जानवर लाना बंद नहीं करोगे और नया जानवर लाओगे। फेस्टिवल पे हमारे गुरु दादा ये जानवर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जो हुक्म मालिक, हम जानवर लाना बंद नहीं करेंगे। अब तो हमें बहुत तजर्बा हो गया है जानवर लाने का। फिर जब रात होती है तो वो जंगली निकलते हैं और उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां दुम्बा बंधा होता है। अरे ये तो जंगली लोग हैं, ये तो बहुत खतरनाक हैं। ये हमारे सारे जानवर ले जा रहे थे। वो दुम्बा खोलकर ले जाते हैं तो बिट्टू भी उनके पीछे जाता है और जंगल में पहुंच जाता है जहां बिट्टू का बैल भी बंधा होता है। आज तो नए किस्म का जानवर लेकर आए हो, मुझे बहुत पसंद आया ये जानवर। सरदार अब हमारे पास जानवर काफी हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कल गांव से इंसान लाना शुरू करते हैं, उनका गोश्त बहुत लजीज होता है। बात तो तुम अच्छी कर रहे हो। इंसान का गोश्त तो लाजवाब होता है और उसकी खोपड़ी के अंदर का मगज अपने गुरु दादा को बहुत पसंद है। ठीक है मालिक, अब कल से हम इंसान लाना शुरू करते हैं। बिट्टू ये सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही बादशाह सलामत को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बादशाह भी खौफजदा हो जाता है। बिट्टू ये तो बहुत खतरे की बात है। अब तो हमारा गांव और दरबारी दोनों महफूज नहीं है। बादशाह सलामत, मैं तो खुद डरकर वहाँ से भाग गया कि कहीं मैं उनके हट्टे ना चढ़ जाऊँ और वो मेरा मगज निकाल कर न खा ले। बादशाह सलामत, अगर मैं उस जंगल में हुलिया बदल कर जाऊँ तो उन्हें शक नहीं होगा, फिर मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। नहीं नहीं, आप अकेले ये काम नहीं करोगे, बल्कि अब हम दोनों मिलकर करेंगे और हम कल ही वहाँ पर जाएंगे। बेटू, इस तरह तुम दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। बादशाह सलामत, खतरा मोल नहीं लेंगे तो हम सब गांव वाले खतरे में पड़ जाएंगे। फिर जब अगला दिन होता है तो वो दोनों अपना हुलिया बदल लेते हैं और जहर वाला मशकीजा लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो जंगल में पहुँचते हैं, तुम लोग कौन हो? तुम इस जंगल के नहीं लग रहे। जी सरदार जी, हम इस जंगल के नहीं हैं, बल्कि हमें गुरु दादा ने भेजा है, वो कल आ रहे हैं। क्या गुरु दादा कल आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुन रहे हो, गांव से 4-5 इंसान पकड़ कर लाओ। गुरु दादा को बहुत पसंद है इंसानों का मगज, वो कल आकर खाएंगे। ठीक है, हम अभी जाते हैं और इंसान पकड़ कर लाते हैं। रुक जाओ, पहले गुरु दादा का दिया हुआ मशकीजे का पानी तो पी लो। इन्होंने कहा था सबको जाकर पिला देना। पहले मुझे दो मेरे गुरु दादी की मशकीजे का पानी। फिर बिट्टू वो जहर वाला पानी देता है तो सारे बारी बारी उसे पी लेते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये क्या सब पानी पिलाया गुरु दादा ने? ये गुरु दादा का पानी नहीं, बल्कि जहर वाला पानी है। और मैं कोई गुरु दादा का बंदा नहीं हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ जहाँ से तुम लोग जानवर चोरी करके आते हो। कभी से इंसान तेरी ये हिम्मत जब मैं नहीं जोड़ोगे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम अब बचने वाले नहीं हो। ये कहते ही वो सब के सब मर जाते हैं और बिट्टू और उसका मुलाजिम जानवर वापस ले आते हैं, जिसे देखकर बादशाह बहुत खुश होता है।